हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम बाल विकास के 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों इससे पहले भी हम कई सारी वीडियो बाल विकास के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, हिंदी के ऊपर कई सारी वीडियो बना चुके हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर जरूर क्लिक करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखना पढ़ना संबंधी विकार को क्या कहा जाता है। तो लिखने पढ़ने संबंधी विकार को हम क्या कहते हैं, डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है। अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं। तो अवधान संबंधी विकार को हम क्या कहते हैं, ADHD इसको हम बोलते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक कौन से होते हैं। तो विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, वे बालक जो सामान्य बालक से हटकर होते हैं। इन्हें एक नया शब्द दिया गया है, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक को क्या दिया गया है, विशिष्ट बालक। ठीक है। विशिष्ट बालक में कौन कौन से बालक आते हैं। तो देखिए चलिए हम विशिष्ट बालक में कौन कौन से बालक आते हैं। तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक प्रतिभाशाली बालक आते हैं, पिछड़े हुए बालक रहते हैं, गूंगा बहरा अंधे बालक रहते हैं, सृजनशील जो जानने की इच्छा रखते हैं बालक रहते हैं, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक रहते हैं। ठीक है। और नोट दिया है कि विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये इसमें नोट दे दिया है कि विकलांग जो बालक रहते हैं विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई नई प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। क्या, विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं। तो ऐसे बालक जिनका IQ 110 से अधिक होता है उन्हें हम क्या प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। 110 या 140 इससे प्लस होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक किसे कहते हैं। ये प्रतिभाशाली बालक हो गया, एक है पिछड़ा बालक किसे कहते हैं। ऐसे बालक जिनका IQ 90 से कम होता है उन्हें हम क्या पिछड़ा बालक कहते हैं। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि के बालक का IQ लेवल कितना होता है। देखिए सामान्य बुद्धि बालक होते हैं वो उसका 90 से 1 से 10 तक IQ लेवल होता है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, सृजनशील बालक किसे कहते हैं। तो सृजनशील बालक में वे बालक होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमता होती है, जो नए नए आविष्कार अनुसंधान करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। नई नई खोज तकनीकी करने की जो क्षमता रखते हैं उन्हें हम सृजनशील बालक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, IQ बालकों का सृजनशील बालकों का IQ कितना होता है। जो सृजनशील बालक रहते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, मेहनत करने की इच्छा रखते हैं, कितना होता है 120 से इनका अधिक होता है IQ। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, वंचित बालक किसे कहते हैं। वंचित बालक किसे कहते हैं। वंचित बालक में वे बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन वे पढ़ने की क्षमता रखते थे, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह गए। ठीक है। तो इसको ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, वंचित बालक कहते हैं। जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाना, वहाँ पर अच्छे टीचर ना मिलना, तो ठीक ऐसे क्या शिक्षा से विमुख हो जाते हैं। ठीक है। नए जो कम उम्र में ही कोई धंधा पानी खोलना या चलाना या करना, तो इससे क्या शिक्षा से क्या वंचित रह जाते हैं। ठीक है। जैसे देखिए इसमें दिया भी है, जैसे आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे, भाई के बच्चा, मजदूर का बच्चा। ये क्या मजदूरी का बच्चा, माँ बाप तो मजदूरी करने चले जाते हैं, तो बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है,
तो इस तरीके से क्या है कि बच्चे का पिछड़े रह जाते हैं और शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, अगला है 12वां क्वेश्चन है, बाल अपराधी कौन होते हैं? तो बाल अपराधी कौन होते हैं दोस्तों? बाल अपराधी बालक वे बालक होते हैं जो समाज के मान्य अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, बाल अपराधी बालक कहलाते हैं। जो समाज के रीति रिवाज रहते हैं उनके अनुसार नहीं चलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बाल अपराधी बालक कहते हैं। बाल अपराधी के प्रकार बताइए। तो चलिए हम बाल अपराधी बालक के क्या क्या प्रकार होते हैं वो हम आपको बताते हैं। चोरी करने वाला बालक, स्कूल का फर्नीचर तोड़ने वाला बालक, स्कूल में मारपीट हिंसा करने वाला बालक, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में छेड़छाड़ का करना, ये सब बालक कैसे रहते हैं? अपराधी प्रवृत्ति के बालक रहते हैं। 14वां क्वेश्चन है, बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या हैं? तो बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या? अनुवांशिक कारण। ठीक है, एक तो क्या अनुवांशिक कारण? व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, कोई बच्चा भूख लग रही है या टाइम से खाना नहीं मिल रहा है तो वो अपनी इच्छाओं को करने के लिए उसको बाल अपराधी है चोरी करना या कोई और सुविधा करना, तो क्या है कहलाती है? व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने पर बाल अपराधी बनेगा। ठीक है, शारीरिक दोष, ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण बाल अपराधी बन जाते हैं। जैसे कि कोई विकलांग बच्चा है तो और लोगों से अपने का हीन समझेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या अपराधी प्रवृत्ति हो जाते हैं। घर का वातावरण अशांत होना, माँ बाप रोज ना लड़ाई झगड़ा होना जिससे घर का वातावरण असंतुलित होना, ऐसे बच्चे क्या है? बाल अपराधी बहुत जल्दी बनते हैं। कुसंगति के कारण उनके दोस्त दारू सिगरेट पुड़िया आदि की संगत है, गलत संगत में पढ़ रहे हैं, उनका सदुपयोग कर रहे हैं, तो कुसंगति के कारण भी क्या है? बाल अपराधी बालक बन जाता है उनके संपर्क में रहने से। ठीक है, 6वां पॉइंट क्या है? दादा दादी का अधिक लाड़ प्यार। अगर बच्चों पर ज़्यादा भी लाड़ प्यार करते हैं तो स्कूल नहीं जाएंगे वे, उनके पेट में दर्द होने लगेगा, तो इससे भी क्या बालक अपराधी बन जाता है। स्तरहीन मनोरंजन, जो गलत तरीका से आनंद का अनुभूति करेगा, मनोरंजन करेगा, तो इससे भी बाल अपराध होने के कारण कारण पूरे कारण है। माता पिता गरीब होना, अगर माता पिता गरीब हैं उसके निर्धनता को देखते हुए बालक भी बहुत ज़्यादा बाल अपराधी बनता है। ठीक है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए तो उससे भी बाल अपराध होने के कारण है। माता पिता का तलाक होना, तो बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा, इससे भी बालक का अपराधी होने का पूरे चांस है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 15वां क्वेश्चन है, बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या हैं? तो देखिए बालक जो अपराधी जो बालक रहते हैं उनके क्या क्या उपचार हैं। नंबर 1 है मनोवैज्ञानिक विधि, उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाना चाहिए। समाज शास्त्रीय विधि रहती है और वैधानिक विधि रहती है। 3 प्रकार की विधि रहती है बाल अपराधी बालकों का उपचार के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 16वां क्वेश्चन आता है, समस्याग्रस्त बालक कौन कौन से हैं? तो वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिनके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। जैसे कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशीलता से होना। ठीक है, और गृह कार्य का ना करके लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान ना देना। ठीक है, तो इस प्रकार के बालक समस्याग्रस्त बालक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? तो समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बैठाएं और सबसे आगे बैठाएं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या को कारणों का पता लगाना चाहिए और उसको निदान करना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, शिक्षक को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बालकों को शिक्षक उनकी समस्या को दूर कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए? तो गिलफोर्ड जी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन कौन से बताए थे? लोचशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता और केंद्राभिमुख। ठीक है, 4 बताए थे। इसके बाद 19वां है, वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के कितने तत्व बताए?
तो वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के 5 तत्व बताए जो कि निम्न हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मकता और विचारों का साहचर्य। और इसके बाद आता है लोतशील विविध। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक गुणों की सृजनशीलता के 5 गुण हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन, सृजनशीलता बालक की विशेषता क्या क्या है? तो सृजनशील बालक की विशेषता कौन कौन सी है? सृजनशील बालक की निम्न विशेषताएं। सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक, किसी चीज को जानने की इच्छा रखते हैं। सृजनशील बालक में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। ठीक है, उच्च विचार वाले रहते हैं, उच्च आगे की सोच रखने वाले रहते हैं। तीसरा है, सृजनशील बालक के विचार व्यापक होते हैं, बहुत दूर की सोच रखने वाले रहते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है सृजनशील बालक में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है पांचवा पॉइंट है सृजनशील बालक में एकाग्रता पाई जाती है। एक ध्यान से एक चीज पे ध्यान एकाग्रता पाई जाती है। तो दोस्तों ये हैं सृजनशील बालक की विशेषता। कौन कौन सी? एक बार और रिपीट कर देते हैं। सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। सृजनशील बालक उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। सृजनशील बालक विचार व्यापक होते हैं। सृजनशील बालक में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है और सृजनशील बालक में एकाग्रता पाई जाती है। ये 5 पॉइंट ऑफ है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन अगला आता है, 22वां क्वेश्चन आता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी यह किसने कहा था? तो दोस्तों यह अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी है? तो बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला देखो घर परिवार है और दूसरी खेल का मैदान है। ठीक है, और तीसरी आती है स्कूल। ठीक है, तो बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी है? पहली है घर एवं परिवार, दूसरी है खेल का मैदान, तीसरा है स्कूल। ठीक है, समाजीकरण की पाठशाला। तो इसमें देखो पहला घर परिवार है, दूसरा खेल का मैदान है और तीसरा क्या है? स्कूल है, समाजीकरण की पाठशाला। इसके बाद हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखते हैं? तो खेल के मैदान में दोस्तों बच्चे सब समाजीकरण के नियम बच्चे सीखते हैं। आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम रखना, त्याग करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो किशोर अवस्था बालक में नकारात्मक सोच पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास के द्वारा। 26वां क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी गत्या क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संवेदी देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? तो जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। ठीक है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था जाती प्राक सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना ही बच्चे के लिए क्या नैतिकता की स्थापना का सर्वोत्तम मार्ग है। 28वां क्वेश्चन है, शिक्षा में फ्लोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास। तो किसका था? किंडरगार्टन विधि का फ्लोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों इसको रट लीजिए, बहुत ही मोस्ट है। इसके बाद आते हैं हम 29वां क्वेश्चन, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है किसका? सहयोग की भावना का। 30वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और रखता है। तो क्या अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है।
ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा अनुसार रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। ठीक है। दूसरा है 32वां क्वेश्चन है डॉट 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 तथा डॉट डॉट की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। किसका हो सकता है? वंशानुक्रम तथा वातावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, क्या है? भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष 2004 में शुरू किया गया था। 34वां क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान में शुरू किया गया था। देखिए बहुत ही मुश्किल है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान क्या चलाया गया था? सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। कब चलाया गया दोस्तों? 2001 में चलाया गया था। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि 2001 में चलाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन है स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 1998 में निकाला गया था। 36वां क्वेश्चन है भारत सरकार ने बच्चे के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में लागू किया था। कब किया था? 2009 में भारत सरकार ने बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे पर ना तो कोई काम करवा सकते और स्कूल तो भेजने का कार्य दायित्व किसका रहता है? माता पिता पालक का रहता है। तो यह अधिकार अनिवार्य रूप से कब दिया गया था? 2009 में। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन है वह कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? तो शिक्षक को विषय की समझ पर। 38वां यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जाकर उनसे मिलना चाहिए। 39वां क्वेश्चन है समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है। 40वां क्वेश्चन है पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है एक अत्यधिक विशेषता कार्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या उस ढांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो ग्रेड का। 43वां क्वेश्चन है स्कूल पुस्तकालय डॉट का एक शैक्षणिक तंत्र है। तो विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो अनुसंधान से पता चल रहा था कि हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या है अनुसंधान से पता चलता है कि अभिप्रेरणा की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है और संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। ठीक है। 40वां क्वेश्चन है बारह कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुसंधान है तो बढ़ावा देता है। ठीक है। इसको 40वां क्वेश्चन है जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए व्यस्त किया जाता है तो उसकी
क्षमता क्या होता है, घटता है। ठीक है, उसको अन्य कार्य देंगे तो उसकी क्षमता घटेगी। 48वां क्वेश्चन है, किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है, तो ब्लैक बोर्ड को नहीं माना जाता। ठीक है। 49वां क्वेश्चन है, छात्र के सही मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो सतत मूल्यांकन का किया जाता है। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, तो माता पिता होते हैं, तो इस बच्चे का पहले गुरु। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, किशोरी के सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या है, तो यौन संबंधी समस्या दोस्तों क्या है, किशोरों की नाजुक एवं संवेदनशील समस्या है। ठीक है। 52वां क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, दोस्तों किशोर अवस्था के बाद क्या व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है, तो बाल्यावस्था है। 54वां क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ऐसी आदि ऐसी प्रबल भावना बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक है, दोस्तों किशोर अवस्था की सूचक है। ठीक है। 55वां क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने की प्रक्रिया, यह विचार किस सिद्धांत का, तो निरंतरता सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान एक विचार विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, किसका, मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है। 57वां क्वेश्चन है, विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशों होता है रहता है, यह कथन किसका है, ड्रेवर का है। दोस्तों विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, यह कथन किसका है, तो ड्रेवर का है। बालक के व्यक्तिगत बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। ठीक है। अगला है 59वां क्वेश्चन है, बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं और यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया कि कार्य पर आधारित हो सकता है, तो अल्बर्ट बंडूरा जी ने बच्चों को 3 पार्ट की फिल्म दिखाई और उन बच्चों को उसी प्रकार की सिचुएशन में रखा गया, तो बच्चों क्या उसी प्रकार व्यवहार कर रहे थे जिस प्रकार की में फिल्म दिखाई गई थी। ठीक है। समाजीकरण का अर्थ क्या है, बच्चे में समायोजित होना। ठीक है। समाजीकरण का अर्थ क्या है, बच्चे में क्या समाज में समायोजित होना, यही क्या समाजीकरण है। ठीक है। इस प्रकार है। 61वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होती है, तो दोस्तों किशोर अवस्था के दौरान सबसे अधिक समाजीकरण की अवस्था होती है। 62वां क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। ठीक है। 63वां क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं, तो परिवार और पड़ोस है। 64वां क्वेश्चन है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, तो क्या है, अमूर्त चिंतन की है। ठीक है। मानव विकास और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, अमूर्त चिंतन है। ठीक है। 65वां क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो नैतिक तर्कना कहा जाता है। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नैतिक तर्कना। 66वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा बल वस्तु तत्व को प्रदर्शित करता है, तो मूल संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। 67वां क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है क्या, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। 68वां क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है, तो जीन पियाजे का है कि संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है, जीन पियाजे का। 69वां क्वेश्चन है, किस विद्वान ने
बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है, तो उसका लेव पायगोत्स्की ने। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो लॉरेंस कोरबलस। ठीक है। किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था को सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने? लॉरेंस कोरबलस। ठीक है। 71वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किसी अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है। इसके बाद आता है 72वां क्वेश्चन है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए नए विचारों के समावेश को जानने क्या कहा है? तो समाप्तिकरण। ठीक है। सात्वीकरण कहा है। पियाजे ने बच्चे के विचारों में नए नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? सात्वीकरण कहा है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 74वां क्वेश्चन, बच्चे के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? जीन पियाजे जी के द्वारा दिया गया था। 74वां क्वेश्चन है, बच्चे में आधारहीन आत्मचेतन का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो दोस्तों किशोर अवस्था से संबंधित है। बच्चे में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उनके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? किशोर अवस्था से। दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है पढ़ेंगे, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्थाई अवधि है क्या? जन्म से 2 वर्ष की अवधि होती है। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी पर जरूर क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।